नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 सोशियोलॉजी मेजर पेपर 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में भिड़ेगा, तो इस वीडियो को आप लोग मिस नहीं करिएगा। देखिए, आप लोग जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 6 में हैं, आप लोगों को सोशियोलॉजी मेजर पेपर 12 में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ना है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी मतलब राजनीतिक समाजशास्त्र पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस ही देखते हैं ताकि क्या कुछ पता चले आपको कि किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोग कोर्स कंटेंट। यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी होता है, राजनीतिक समाजशास्त्र होता है, इसका क्या अर्थ है, परिभाषा है, क्षेत्र है और इसका क्या महत्व है, इसको पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में आप लोगों को पढ़ना है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होता है, विशेषता क्या होता है, उसको पढ़ना है। थर्ड यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मतलब राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है, क्या इसका अर्थ है, मीनिंग है, यही सब आपको पढ़ने होते हैं। तो हमको लगता है कि यदि आप केवल सिलेबस देख लिए ना तो एग्जाम अच्छी तरह से लिख करके आओगे। फोर्थ यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है पॉलिटिकल कल्चर, जैसे राजनीतिक कल्चर क्या होता है, ठीक है, राजनीतिक संस्कृति क्या होता है, इसको पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब जो राजनीतिक भागीदारी होता है, सहभागीदारी होता है, इसको पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 में आप लोगों को पढ़ना है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। भारत में वोटिंग की प्रक्रिया किस प्रकार से होता है, इसको पढ़ना है। अगला यहाँ पर दिया हुआ यूनिट नंबर 7 में आप लोगों को पढ़ना है प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, दबाव समूह क्या होता है, इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, इनको पढ़ना है। और यूनिट 8 में आप लोगों को पढ़ना है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र की क्या परिभाषा है, क्या डिफिनेशन है, इन सभी को पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस आप लोग एक बार जरूर से देखिएगा। यहाँ पर सिलेबस है, सारा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा ऐप में, तो सिलेबस को देख लीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग एक मार्क्स वाले सिलेबस में जो भी आपके प्रश्न रहेंगे, सारा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 में आपका है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या होता है, राजनीतिक समाजशास्त्र क्या होता है, इसी टाइप के आपके प्रश्न रहेंगे। तो हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। वैसा समाजशास्त्र जिसमें राजनीतिक और समाज के बीच का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक समाजशास्त्र कहलाता है या फिर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, समझते जाइएगा, बाकी एग्जाम में आप लोग अच्छे से लिखोगे। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। नेचर बताना आपको कि पॉलिटिकल जो सोशियोलॉजी है इसकी नेचर क्या है। तो इसकी प्रकृति अंतर विषयक है मतलब जो राजनीतिक सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, इसकी प्रकृति क्या है, बहुत सारे विषयों से जुड़ी हुई है। ठीक है, मतलब अंतर विषयक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है। राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, इसको देखिए। व्हाट इज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। सत्ता, राज्य, राजनीतिक संस्थाएं और सामाजिक संरचना क्या है, राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र हैं। आगे देखिए आप लोग, आपका यहाँ पर दिया हुआ है राजनीतिक समाजशास्त्र का क्या महत्व है, तो इसको देखिए आप लोग। यह राजनीतिक को सामाजिक दृष्टिकोण से समझने में सहायता करता है। जो सोशियोलॉजी होता है, जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी होता है, क्या करता है, राजनीति के माध्यम से समाज में क्या प्रक्रियाएं हैं उसको समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है राजनीतिक समाजशास्त्र किस विषय से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह राजनीतिक और समाज दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है यूनिट 2 ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही। तो नौकरशाही का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, इसको आप लोग देखिए। सरकारी प्रशासन अधिकारियों द्वारा संचालित व्यवस्था को नौकरशाही कहते हैं। जो भी सरकारी संस्थाएं होती है, ब्लॉक होते हैं, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, जो भी उनके सरकारी काम होते हैं उनको संचालित किस प्रकार से किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, नौकरशाही कहते हैं। मतलब नौकरी लेकर के सरकार का काम करना नौकरशाही कहलाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है नौकरशाही की मुख्य विशेषता क्या है। व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो इसका आंसर हो जाएगा पदानुक्रम। मतलब जो नौकरशाही की मुख्य विशेषता क्या होगा, इस पद में आप लोग काम किए, फिर अगले पद की आप लोगों को उन्नति मिलेगा, फिर इसी तरह से बढ़ते जाइएगा। तो पदानुक्रम होता है, एक के बाद एक। जैसे डीसी, डीसी के नीचे मुखिया, तुखिया, मतलब समझ में आ रहा है ना, छोटा छोटा लेवल बढ़ते जाएगा या फिर घटते जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया हुआ है नौकरशाही किस प्रकार की सत्ता पर आधारित होती है, तो इसका आंसर है विविध तर्क संगत सत्ता पर। मतलब जो भी कानून वाला सिस्टम होता है इसी पर आधारित होता है। ठीक है, मतलब कानून के हिसाब से चलता है। शाही का एक गुण बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक दक्षता। मतलब इसमें जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से काम करते हैं, वो एक सिस्टम से चलते हैं, तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगा, प्रशासनिक दक्षता। आगे यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ नौकरशाही की कमी बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल फीताशाही। लाल फीताशाही क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जिससे सरकारी काम में कोई अपने से नियम बना देता है, ठीक है, अपने से नियम, मतलब जैसे कहीं आप लोग बैंक काम कराने गए, वहाँ पर 100 रुपया घूस ले रहा है, कोई नियम बना दिया कि इस काम को करना तो 100 रुपया लगेगा, जबकि कानून भी नहीं है। तो सरकारी काम में बाधा डालना,
लाल फीताशाही कहलाता है। सरकारी काम में बाधा डालना क्या कहलाता है? लाल फीताशाही कहलाता है। यह क्या है? नौकरशाही की एक कमी है, मतलब घूस लेना, समझ सकते हैं आप लोग। थर्ड यूनिट दिया हुआ आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है, इसको आप लोग यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर बताया गया है राजनीतिक मूल्यों, विचारों और व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। राजनीतिक मूल्यों, विचारों और व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राजनीतिक समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण की प्रमुख एजेंसी कौन सी है? तो परिवार। राजनीतिक समाजीकरण की प्रमुख एजेंसी कौन सी होती है? परिवार होती है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति कैसी होती है? तो ये सीखी हुई होती है, मतलब जो भी राजनीति करते हैं सब पहले सीखे होते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है राजनीतिक संस्कृति का एक लक्षण बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये समाज में अस्थायित्व प्रदान करती है। राजनीतिक संस्कृति क्या करता है? समाज में अस्थायित्व प्रदान करती है। यहाँ पर दिया हुआ है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मतलब राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता क्या होता है, इसको देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिकों की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी राजनीतिक सहभागिता कहलाता है। बढ़िया से समझिए, जो भी नागरिक हैं, जो भी जनता है, वे भी क्या करेंगे? धीरे धीरे राजनीतिक में प्रवेश करने लगेंगे और जो भी गतिविधियां करेंगे, ये सभी गतिविधियां राजनीतिक सहभागिता कहलाता है, मतलब राजनीतिक में भाग लेना है जनता को। आगे यहाँ पर दिया हुआ है राजनीतिक सहभागिता का सबसे मान्य रूप क्या है? तो मतदान। मतलब राजनीतिक में यदि आपको भाग लेना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मतदान करना पड़ेगा, वोट डालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राजनीतिक सहभागिता किस व्यवस्था की विशेषता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है राजनीतिक सहभागिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनमत की अभिव्यक्ति। ठीक है, सिक्स्थ यूनिट में आप लोगों को क्या पढ़ना है? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। भारत में जो है वोट डालने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से चुनाव होता है, उसको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज एन इलेक्शन? चुनाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिनिधित्वों की चयन की प्रक्रिया चुनाव कहलाती है। जब हम लोग वोट के माध्यम से मुखिया हो गया, वार्ड हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, विधायक हो गया, इन सभी को चुनते हैं, चयन करते हैं, तो यही क्या कहलाता है? चुनाव कहलाता है। वोट के माध्यम से प्रतिनिधित्वों को चुनना चुनाव कहलाता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप, मतलब दबाव समूह क्या होता है, इसको बताना है। ठीक है, 7 नंबर यूनिट में क्या पढ़ना है? प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप। इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सरकार पर प्रभाव डालने वाला संगठित समूह क्या कहलाता है? दबाव समूह कहलाता है। या हम लोग ले सकते हैं कि एक विपक्ष वाला जो पार्टी होता है, यह क्या करता है? सरकार पर दबाव डालता है एक तरह से, तो ये क्या कहलाता है? दबाव समूह कहलाता है। एथ यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पढ़ना है। इसको देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है लोकतंत्र क्या है, तो आप ही लोगों को बताना है लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो क्या है? जनता का शासन, वैसा तंत्र जिसमें जनता के लिए शासन हो, जनता के लिए सभी कुछ हो, लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन क्या यहाँ पर जनता के लिए सब कुछ होता है? सब तो यहाँ नेताओं के लिए होता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो समानता। लोकतंत्र में सभी लोग समान है, लेकिन समान की व्यवस्था तो यहाँ पर है नहीं। अगला यहाँ पर दिया हुआ है लोकतंत्र का एक गुण बताइए, तो जन भागीदारी। इसमें सभी लोग अपने आसानी से भाग ले सकते हैं लोकतंत्र में। अगला यहाँ पर दिया हुआ है लोकतंत्र की एक कमी बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्णय निर्माण में विलंब। मतलब कोई भी निर्णय यहाँ पर लिया जाता है तो बहुत ही लेट से लिया जाता है, एकदम मतलब सरकार मन में बैठा लिया कि नहीं बोलेगा तो नहीं है बोलता है, चाहे कुछ हो जाए देश में। तो सभी 1 नंबर वाले प्रश्न थे, सभी को आपको एक बार जरूर से पढ़ लेना है। ठीक है, आगे हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और हम लोग इसमें यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन देखेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में भिड़ेगा। चलिए अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा कम से कम आप लोगों को क्या कर लेना है? नोट कर लेना है, क्योंकि यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में भिड़ेंगे। तो चलते हम लोग देखते हैं। देखिए यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना है पॉलिटिकल सोशोलॉजी। तो क्वेश्चन भी आप लोगों का फर्स्ट में पॉलिटिकल सोशोलॉजी से ही प्रश्न रहेगा। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा पॉलिटिकल सोशोलॉजी का अर्थ बताएं, राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ बताएं, इसकी प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन करें। इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इंग्लिश में भी प्रश्न दिया हुआ है, इसको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हो। एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल सोशोलॉजी। पॉलिटिकल सोशोलॉजी का अर्थ बताना है, नेचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, क्षेत्र क्या है, सबको देखेंगे। देखिए जो राजनीतिक समाजशास्त्र है, जो पॉलिटिकल सोशोलॉजी है, ये सोशोलॉजी का ही भाग है। इसमें किसका अध्ययन होता है? तो मुख्य रूप से राजनीतिक और समाज के बीच का अध्ययन किया जाता है। जैसे समाज में विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, विभिन्न प्रकार की संस्कृति, परंपराएं होती है, इसका संबंध राजनीति के साथ कैसा होता है, इसी को अध्ययन होता है। इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। एक बात यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो राजनीतिक होता है इसमें योजनाएं बनती है। जैसे नेता सब लोग योजना बनाता है और समाज में क्या करता है? विस्तारित करता है। तो राजनीतिक भी समाज के लिए आवश्यक है। और नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति। राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति क्या होता है, पॉलिटिकल सोशोलॉजी की प्रकृति क्या होता है, इसको देखिए। यहाँ पर बताया जा रहा है
राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति अंतर्विषयक है। मतलब जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है इसका क्षेत्र बहुत फैला हुआ है, बहुत सारे विषयों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ लिखा हुआ है जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी होता है यह समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान दोनों की अवधारणाओं से काफ़ी मेल-जोल खाती है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग समझते जाइएगा ताकि आप लोग एग्जाम में और लिख पाओगे। यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों की अवधारणाएं, मतलब जो समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र है इन दोनों की अवधारणाएं विधियों का उपयोग करता है। इसमें सत्ता, प्रभुत्व, वैधता, राजनीतिक संस्थाएं, सामाजिक शक्तियों का अध्ययन सामाजिक दृष्टिकोण से किया जाता है। इसमें जो भी अध्ययन होता है राजनीतिक और समाजशास्त्र को देख करके किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है नौकरशाही की अवधारणा, विशेषताएं, प्रकार या गुण दोषों की विवेचना करें। तो नौकरशाही क्या होता है? जो भी सरकारी नौकरी वाला काम करता है, जो भी सरकार नौकरी की व्यवस्था होता है, मतलब नौकरी ले लेना एक तरह से आपको, और उसके अंतर्गत जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है सभी नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका रहेगा डिस्कस द कॉन्सेप्ट, फीचर्स, टाइप्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मतलब क्या गुण दोष है नौकरशाही की, क्या अवधारणा है, ऐसा प्रश्न रहेगा। इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है नौकरशाही आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका तात्पर्य ऐसी प्रशासनिक प्रणाली से है जिसमें शासन का संचालन प्रशिक्षित वेतनभोगी अस्थायी अधिकारियों द्वारा नियमों एवं प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। नौकरशाही को वैज्ञानिक रूप से समझने का श्रेय दिया जाता है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नौकरशाही है आधुनिक प्रशासनिक ढांचा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें किस प्रकार से जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं काम करती है इनका अध्ययन होता है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है नौकरशाही की प्रमुख विशेषताओं में पदानुक्रम, स्पष्ट अधिकार, कर्तव्य विभाजन, लिखित नियमों का पालन, कार्यों का विशेषता के आधार पर विभाजन, नियुक्ति में योग्यता, महत्व तथा अव्यक्तित्वता शामिल है। इन विशेषताओं के कारण प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता और स्थिरता बनी रहती है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नौकरशाही होता है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? पदानुक्रम है। मतलब आपको एक नौकरी मिल गया उसके बाद आगे भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे हम कोई काम करता है, रेलवे में काम करता है, तो रेलवे में पटरी में काम कर रहा है तो उससे भी बड़ा अधिकारी होता है। रेलवे स्टेशन मास्टर हो गया, टीटी हो गया, और भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। तो यही पदानुक्रम होता है। इसमें स्पष्ट अधिकार होता है, मतलब किसको कितना अधिकार मिलता है इसमें सभी लिखे होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे नियम पालन होते हैं, तो इन सभी का इसमें अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ, प्रक्रिया, अभिकरण तथा भारत में इसकी क्या भूमिका है, व्याख्या करें। तो चलते हम लोग देखते हैं राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है। देखिए यहाँ पर राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, विचारधाराओं और व्यवहारों को सीखता है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है जो राजनीतिक समाजीकरण होता है क्या प्रक्रिया होता है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या होता है राजनीतिक मूल्य, विश्वास, विचारधारा, व्यवहार इन सभी को सीखता है। राजनीति में कैसे काम होते हैं, कैसे करना चाहिए, ये सभी सीखता है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है यह प्रक्रिया व्यक्ति को राजनीतिक प्रणाली का सक्रिय सदस्य बनाती है। राजनीतिक समाजीकरण का आरंभ बचपन से होता है और यह जीवन भर चलता रहता है। मतलब हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो होता है ना राजनीतिक समाजीकरण होता है यह व्यक्ति को सशक्त बनाता है कि कैसे प्रकार से राजनीति में काम करना चाहिए, किन कामों को करना चाहिए, ठीक है। और जो यह प्रक्रिया होता है यह बचपन से ही शुरू हो जाता है और जीवन भर लगभग चलता रहता है। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों को राजनीतिक में प्रवेश करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है, कैसे काम करना, इन सभी को हम लोग उसमें सीखते हैं। यह प्रक्रिया बचपन से ही शुरू होता है और लगातार हम लोग जीवन भर सीखते रहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है सामाजिक राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में सीखना, अनुभव, अनुकरण, सहभागिता शामिल होती है। मतलब जो राजनीतिक समाजीकरण होता है ना इसमें हम लोग सीखेंगे जो भी राजनीति में बातें होती हैं लगातार हम लोग सीखने का ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। इससे हम लोग लगातार सीखते हैं। आगे यहाँ लिखा हुआ है इसके विभिन्न चरण होते हैं जैसे बचपन, किशोरावस्था, वयस्क व्यवस्था। प्रत्येक चरण में व्यक्ति की राजनीतिक समझ भी विकसित होती है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है राजनीतिक समझ भी उसमें विकसित होते जाता है। आगे यहाँ लिखा हुआ है राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख अभिकरणों में परिवार, विद्यालय, सहकर्मी समूह, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक दल शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख अभिकरणों में मतलब प्रमुख अंगों में कौन कौन होते हैं? तो परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, सहकर्मी समूह हो गया, मीडिया हो गया, धार्मिक संस्थाएं हो गया, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं? राजनीतिक समाजीकरण में। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखो, 4th यूनिट का क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा, प्रकृति एवं विशेषताओं का विश्लेषण करें। राजनीतिक संस्कृति क्या होता है, इसकी अर्थ, प्रकृति, महत्व, विशेषताएं बताएं। इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। इसको आप लोग देखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य उन मान्यताओं, मूल्यों, भावनाओं और दृष्टिकोण से है जो जनता के राजनीति के प्रति व्यवहार को प्रभावित करता है।
मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक संस्कृति होता है, इसमें जो जनता होता है ना, राजनीति को कैसे देखता है, उनके व्यवहार में मतलब कुछ बदलाव आता है। जो जनता होता है, राजनीति के बारे में कैसा प्रभावित होता है, उसको बता रहा है। आगे यहाँ लिखा हुआ है, यह बताती है कि लोग सत्ता, राज्य और राजनीतिक संस्थाओं को कैसे देखते हैं। मतलब जो राजनीतिक संस्कृति होता है, यह क्या बताता है, जो लोग होते हैं, जो आदमी होते हैं, यह राजनीतिक प्रक्रियाओं को किस प्रकार से देखते हैं। जो सत्ता हो गया, राज्य हो गया, राजनीतिक संस्थाएँ हो गया, राजनीतिक काम हो गया, इनको कैसे देखते हैं। इन सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? राजनीतिक संस्कृति। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति सीखी हुई होती है। राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति कैसी होती है? सीखी हुई होती है। मतलब ये पहले सिखाया जा होता है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, यह समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह स्थिर भी होती है, परिवर्तनशील भी होती है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ राजनीतिक परिवर्तन में भी बदलाव आता रहता है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक संस्कृति होता है ना, ये पहले से सीखा हुआ रहता है। लोग इसको पहले से अनुभव कर चुके होते हैं। साथ ही साथ कभी-कभी जो राजनीतिक संस्कृति होता है, यह स्थिर होता है, परिवर्तनशील हो जाता है, क्योंकि समाज पहले से ही क्या है, लगातार बढ़ते रहता है। मतलब परिवर्तनशील अवस्था में लगातार रहता है, गतिशील अवस्था में रहता है। इस कारण से राजनीतिक संस्कृति में भी लगातार बदलाव आते रहता है। ठीक है? इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा, प्रकृति एवं विशेषताओं का विश्लेषण करें। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, दिया हुआ 5 नंबर का क्वेश्चन, यूनिट नंबर 5, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा, स्वरूप एवं महत्व की व्याख्या करें। राजनीतिक सहभागिता क्या होती है, इसकी अवधारणा क्या है, स्वरूप क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो चलते हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर राजनीतिक सहभागिता का अर्थ है नागरिकों की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी। मतलब जो राजनीतिक सहभागिता है, इसमें जो नागरिक होते हैं, जो लोग होते हैं, मतलब इसमें राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है? राजनीतिक प्रक्रिया में अपना योगदान देंगे। इसमें बताया जा रहा है मतदान, चुनाव लड़ना, राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना, जनसभाओं में शामिल होना, जनमत निर्माण में शामिल होना, ये सभी किसमें आते हैं? राजनीतिक सहभागिता में आता है। मतलब जो भी राजनीतिक वाला काम आएगा ना, उसमें आपको भाग लेना है। यही क्या कहलाता है? राजनीतिक सहभागिता कहलाता है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से जनता शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है। सहभागिता के बिना लोकतंत्र केवल एक औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाता है। आगे यहाँ पर एक और पॉइंट है, राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न स्वरूप हैं। मतलब राजनीतिक सहभागिता कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पहला पारंपरिक सहभागिता, जिसमें मतदान आता है। मतलब जब हम लोग वोट लेने वाले में भाग लेते हैं ना, वोट देते हैं कि नहीं, तो एक प्रकार से वो पारंपरिक सहभागिता हो गया। मतलब यह लगातार हमारे परंपराएं से चलती आ रहा है कि हम लोग लोकतंत्र में भाग लेते हैं, राजनीति में भाग लेते हैं। दूसरा हो गया गैर पारंपरिक सहभागिता, जैसे आंदोलन। अभी छात्र विरोधी चल रहा है, छात्रवृत्ति वाला आंदोलन, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट भाग भी नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको लेना देना है नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भाग भी ले रहे हैं, तो एक प्रकार से क्या हो गया, ये गैर पारंपरिक हो गया। मतलब कभी कभी हम लोगों को आंदोलन में भाग लेना पड़ता है। ठीक है? आगे यहाँ लिखा हुआ है, इसका महत्व इस बात में है कि ये सरकार को उत्तरदायी बनाता है और नागरिकों को सशक्त बनाता है। मतलब सरकार क्या कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है, उसको दिखाता है और नागरिकों को क्या करता है, सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है। देखिए आप लोग, अगला प्रश्न आपका बनेगा 6th यूनिट से। इसमें प्रश्न आपका क्या है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। मतलब भारत में चुनावी राजनीतिक और मतदान का व्यवहार, इस टाइप से प्रश्न रहेगा। मतलब भारत में चुनाव किस प्रकार से होते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होता है, इसको बताना है। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, भारत में चुनाव कैसे होता है। चुनाव देकर के हम लोग खुद जनता को चुनते हैं, जनता को बोलते हैं, नेता को चुनते हैं, और नेता ही हम लोगों का क्या करता है, विकास करता है। चुनाव के बारे में जो भी आप लोग जानिएगा उसको लिख दीजिएगा, और आशा है कि इसको भी आप लोग लिख सकते हो। अगला यूनिट का क्वेश्चन आपका है, दबाव समूह की प्रकृति, विशेषताओं एवं भूमिका का वर्णन करें। दबाव समूह क्या होता है, इसकी विशेषता एवं भूमिका को देख लेते हैं। देखिए, दबाव समूह वे संगठित समूह होते हैं जो सरकार पर अपने हितों के पक्ष में निर्णय लेने का दबाव डालते हैं। ये सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, बल्कि नीतियों को प्रभावित करना चाहते हैं। दबाव समूह होता है ना, सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। इन्हें कुर्सी नहीं चाहिए, सरकारी कुर्सी नहीं चाहिए। सरकार में जो भी मतलब योजनाएं बना रही हो, वे योजनाएं सही तरह से संचालित हो रही कि नहीं हो रही है, इस पर दबाव डालती है। ठीक है? आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी विशेषताओं में संगठन, सीमित उद्देश्य, निरंतर दबाव, राजनीतिक तटस्थता शामिल है। लोकतंत्र में दबाव समूह सरकार और जनता के बीच सेतु की तरह कार्य करता है। दबाव समूह यानी विपक्ष वाला काम एक प्रकार से कौन करता है, दबाव समूह करता है। मतलब सरकार को एकदम सही दिशा निर्देश देने का काम कौन करता है, दबाव समूह करता है। तो इसको भी समझ गए होंगे दबाव समूह क्या होता है। अगला है आपका यूनिट नंबर 8। इसमें प्रश्न आपका बनेगा, लोकतंत्र की अवधारणा तथा इसके गुण दोष बताएं। डेमोक्रेसी से प्रश्न बनेगा, लोकतंत्र से प्रश्न बनेगा। इससे मतलब लोकतंत्र क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इस टाइप से रहेंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है लोकतंत्र जनता का शासन है जिसमें सत्ता जनता के पास होती है। इसके प्रमुख गुण में समानता, स्वतंत्रता, जनभागीदारी और उत्तरदायी सरकार होती है। मतलब जो लोकतंत्र होता है यह जनता का शासन है। मतलब हम लोग अपने से ही शासन करने के लिए नेता को चुनते हैं। वही निर्धारित करता है कि मतलब कौन-सा नेता बनेगा, ठीक है? और जब वह नेता बन जाता है तो मतलब जो भी होते हैं योजनाएँ सभी के लिए समान होता है। इसमें समानता होती है, स्वतंत्रता होती है, जनभागीदारी होती है। मतलब लोकतंत्र में सभी कोई समान अवसर प्राप्त कर सकता है, सभी को स्वतंत्रता है और सभी को जनभागीदारी मतलब सब चीज़ में भाग ले सकता है। यहाँ लिखा हुआ है परंतु लोकतंत्र के कुछ दोष भी है, जैसे निर्णय निर्माण में विलंब। मतलब जो नेता सब बनता है क्या तुरंत निर्णय बना देता है। अभी तक झारखंड में ढंग से 2-4 को परीक्षा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? हम लोग जो मनसू नेता चुन लिए हैं, दरपिया नेता के चुन लेगा तो क्या होगा? यही होगा। तो निर्णय निर्माण में क्या होता है, जो भी है बहुत लेट कर देता है। बहुत सारा ऐसा भी एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम होना ही नहीं, हो भी नहीं किया है। इतना लेट काहे हो जाता है पता नहीं लगता है, खाली वोट टाइम में होता है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है बहुमत, प्रभुत्व और राजनीतिक अस्थिरता इसके बावजूद लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करती है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोकतंत्र में जो है ना, कोई भी निर्णय जल्दी से नहीं लिया जाता है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, जनता की रक्षा करता है, उसकी गरिमा को मतलब अधिकार प्रदान करता है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से प्रश्न रहने वाले आपके एग्ज़ाम में लोकतंत्र की अवधारणा क्या है, इसके गुण दोष क्या है, ठीक है? और अपने से भी आप लोग पढ़िए थोड़ा-सा, तभी आप लोग एग्ज़ाम अच्छी तरह से जाएगा। बाकी क्वेश्चन तो एकदम यही आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।